जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 30 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, कांग्रेस की उदारवादी नीति का चरण कब तक चला था? तो 1885 से 1905 का जो दौर था वो उदारवादी दौर कहलाता है। इस दौर पर प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। अदर फैक्ट्स की बात की जाए तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी प्रस्ताव की मांग रखी गई थी। दूसरी बात की जाए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। और जबकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। दूसरा, इंग्लैंड में आधुनिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। अब आपको राजभाषा से संबंधित आर्टिकल्स को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। प्रश्न आया था कि 343 आर्टिकल का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, यह वर्णित है। पहला आर्टिकल 343 सबको याद है। अब 344 से याद करते हैं। 344 में राजभाषा आयोग है। राष्ट्रपति हर 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो देखिए, योग का मतलब होता है जुड़ाव। देखो, इसमें 3 4 4 लिखा है, मतलब जो 4 4 है वो आपस में जुड़े हैं, एक योग बनाकर रखे हुए हैं, इसलिए 344 राजभाषा आयोग हो जाएगा। 345 राज्य की राजभाषा। तो देखिए, हमारे घर में किसका राज चलता है? पिता का राज चलता है, इसलिए 45 से पिता को याद करेंगे और राज चलता है, इसलिए राज्य की राजभाषा। अब दो या दो से अधिक राज्यों या राज्य व संघ के बीच जो पत्राचार की भाषा होगी वो आर्टिकल 346 में होगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य को छोड़कर जाएगा तो वो पत्र भेजेगा, छोड़कर जाएगा इसलिए 46 आएगा और पत्र भेजेगा। ठीक है। राज्य के किसी विशेष भाग में बोले जाने वाली भाषा। तो आपको पता है कि यदि किसी विशेष भाग में कोई चीज़ हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पर सबका साथ जरूरी है ना? तो साथ जरूरी है, इसलिए 47 हो जाएगा किसी विशेष भाग में बोले जाने वाली भाषा के लिए। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा। देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देने का और 24 घंटा न्याय मिलना चाहिए। तो चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो संस्थाएं हो गई तो 48 घंटे न्याय मिलेगा, इसलिए 48 हो जाएगा। भाषाई संबंधी विधेयक हेतु राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। 349 को हम रिलीज करेंगे ऊंचे से, और भारत में सबसे ऊंचा पद जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। इसीलिए भाषा संबंधी जितने भी विधेयक होंगे उसके लिए हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 350, अधिकारी को आवेदन में लिखी गई भाषा। मतलब अगर आपको कोई शिकायत और किसी राज्य या संघ स्तर के अधिकारी को आपको कोई भी आवेदन लिखना है तो उसकी भाषा के बारे में बताया गया है। देखिए, 350 को याद करेंगे हम पचपच से या पचड़े से। जब हमारा पचड़ा हो जाता है कभी तो हम आवेदन लिखते हैं अधिकारी को। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। 351, संघ हिंदी का प्रचार करेगी। तो आपको पता है ना कि जब चंदा लेने या प्रचार करने के लिए लोग आते हैं तो अपन 51 रुपये उनको देते हैं। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख फैक्ट्स और याद कर लेते हैं। जैसे डोमिनियन स्टेट ना दिए जाने के कारण कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, वह भारत पुनः आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस से शुरू किया था। और जब गांधी वहां गए थे तो चर्चिल ने गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। बात करते हैं गांधी जी का 11 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल था। तो 11 अलग अलग मांगों थी, जिनमें मांगों में जो शामिल था वो ये था कि नमक कर समाप्त कर दिया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहाई कर दी जाए और शराब पर रोक लगा दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीक या यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने हेतु ऑटोमन साम्राज्य व यूरोपीय शक्तियों के बीच किस वर्ष संधि हुई? तो 1832 में एक संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद उदय व फ्रांस की 1700
नवासी की क्रांति के वैचारिक संबंधों के अनुसार सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए किन विचारों पर बल दिया गया था? तो पितृभूमि व नागरिक जैसे अमूर्त विचारों पर बल दिया गया था, ऐसा आया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अनुच्छेद 15 व 16 के 4 के अंतर्गत एसटी एससी वर्ग के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व सरकारी नौकरियों में पदों का आरक्षण, यह प्रावधान किए गए हैं। एक अनुच्छेद का प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 254 और 256 में क्या क्या है? तो 254 में ये है कि यदि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाता है तो सर्वोच्चता केंद्र के डिसीजन की मानी जाएगी। और 256 आर्टिकल में कहता है कि राज्यों के केंद्र के, जैसे इसका मतलब यह है कि अगर कोई राज्य पर किसी केंद्र ने, मतलब केंद्र का कोई डिसीजन अगर राज्य के लिए आया हुआ है तो वो राज्य को बाध्यकारी होगा उसको मानना, ये 256 में बताया गया है। बात करते हैं बैंक रेट, जो कि वर्तमान में 5.50% है, ये क्या कहलाती है? देखिए, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को एक लंबे समय के लिए लोन देता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं। और आरबीआई जब बैंकों को उनका नगदी न लेकर के प्रतिभूतियों के बदले, जैसे गोल्ड हो गया, उनके शेयर्स हो गए, ठीक है, पेपर्स के बदले अल्पकालिक ऋण देता है तो उसको अब रेपो रेट कहते हैं, जो कि वर्तमान में 5.25% है। बात करें कि वर्ष 1991 भारत सरकार द्वारा एलपीजी मॉडल की नीति का मुख्य उद्देश्य व कदम क्या था? एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या मुख्य उद्देश्य था कि आवश्यक लाइसेंस, जो अनावश्यक लाइसेंस राज है कि किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। हर चीज़ पर सरकारी नियंत्रण को ख़त्म कर दिया जाए और जो कोटा प्रणाली है इसको समाप्त करना था। बात करें भारत में बड़े बांधों के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, जब भी कभी बड़े बांध बनाए जाएंगे तो बड़े पैमानों पर स्थानीय लोगों का विस्थापन करना होगा और आसपास का जो जल है वो वनों में जाएगा तो वन जो होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे और पारिस्थितिकी तंत्र को इससे नुकसान होगा। अब अगला क्वेश्चन था, केलकर समिति किससे संबंधित थी? तो कर सुधार व पीपीपी मॉडल से संबंधित थी। प्रचंड बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो कृषि कार्य में इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, मान लीजिए कृषि कार्य में 10 लोगों की आवश्यकता है पर काम 20 लोग कर रहे हैं, तो जो 20 लोग फालतू वहाँ काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ठीक, आगे झूम की खेती जो होती है और बेवर कृषि होती है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि एक स्थान पे खेती करके उसको जला देंगे काटने के बाद और फिर दूसरे स्थान चले जाएंगे, तो इसको उत्तर पूर्वी भारत में झूम की कृषि, जबकि मध्य प्रदेश में बेवर कृषि कहते हैं। बात करते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। रात के अंधेरे में देखने हेतु रेटिना की कौन सी विशिष्ट प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कार्य करती हैं? तो शलाका कोशिकाएं जो होते हैं कम लाइट में या रात के समय में कार्य करती हैं, इनको रॉड कोशिकाएं भी कहा जाता है। महिला के अंडाशय से निकले एक परिपक्व डिंब या अंडे को गर्भाशय की ओर बाहर निकालने की जो जैविक प्रक्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? तो अंडोत्सर्ग कहेंगे। बात करें कि मेंडल द्वारा जो मटर का प्रयोग किया गया था तो उस बीज में कौन सा रंग आनुवांशिक रूप से प्रभावी लक्षण दिखाता था? ठीक है, तो पीला रंग। बात करते हैं 3 लड़कियों के बाद लड़का होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो 50% होगी। ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी संतान होने की पॉसिबिलिटी किसी भी क्रम पे 50% ही होगी। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। यदि लेंस की क्षमता जो है 2 डायोप्टर है तो फोकल दूरी क्या होगी? देखिए, क्षमता बराबर, जैसे पी से डिनोट किया है, बराबर हो जाएगा 1/f। f मतलब फोकल दूरी। हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, पावर की जगह 2 रखा, बराबर में 1/f रखा, पक्षांतर किया तो 1/2 हो गया, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में करोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आगे करते हैं, जो चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव ली जाएगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव ली जाएगी। फिर कार्बन के यौगिकों के बीच कौन सा बंध होता है? तो सहसंयोजी बंध होता है। ऊष्मशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल प्राकृतिक गैसों का जलना। अब बात करते हैं कि CuO और
O मतलब हाइड्रोजन और जो कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया होने पर किसका अपचयन होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए, जब ऑक्सीजन जाकर के हाइड्रोजन से मिलकर के जल बना लेगा, तो दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका ऑक्सीकरण हो गया है, और कॉपर से चूंकि ऑक्सीजन निकला है इसलिए कॉपर का अपचयन हो जाएगा। जो महिलाओं में योनि मार्ग में इन्फेक्शन से बचाव हेतु जो प्राकृतिक चीज है वो क्या है, एक्चुअली में वहाँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि अम्लीय प्रकृति बनाता है योनि की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भाखड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है, सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश पे स्थित है। हिंदी के कुछ प्रश्न मिले हुए हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। लखनवी अंदाज में नवाब साहब हेतु किस श्रेणी का टिकट खरीदा गया था, तो द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा गया था। आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक कविता है, इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो इसका प्रकाशन 1932 में हुआ है। अंडे का शहजादा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसे दुनिया की समझ ना हो। ला उपसर्ग से प्रश्न आया था तो लावारिस हो जाएगा। मुझसे अब और नहीं चला जाता, तो ये भाववाचक जो भाववाच्य कहलाता है ये कहला जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की शिफ्ट का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।